हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरआरबी प्रीवियस ईयर्स के सेशन का पार्ट 2 हम पहले ही ला चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था? तो सांची का जो स्तूप है ये अशोक के द्वारा बनवाया गया था। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची नगर के पास स्थित है। ये स्थित कहाँ है? मध्य प्रदेश का जो जिला है रायसेन, ये रायसेन जिले में स्थित है और ये एक बौद्ध स्मारक है। सांची का जो स्तूप है ये क्या है? एक बौद्ध स्मारक है, बौद्ध स्मारक है। और अगर हम बात करें रायसेन जिले की ही, तो रायसेन जिले में ही भीमबेटका की गुफाएं हैं। क्या है? भीम बेटिका की गुफाएं। और ये जो गुफाएं हैं ये पुरापाषाणकालीन आवासीय स्थल हैं जो कि आदि मानव के द्वारा बनाए गए शैल चित्र और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि पुरापाषाणकालीन जो आदि मानव थे उनके द्वारा शैल चित्र का मतलब है कि पत्थरों पर बनाए गए चित्र हैं। और मानव की जीविका का उस समय का जो मेन आधार था ये क्या था? शिकार करना था और शिकार ही उनका मनोरंजन का साधन था। और पुरापाषाण काल में ही आग की खोज हुई, आग की खोज और प्लस पहिए की जो खोज है ये भी पुरापाषाण काल में ही हुई थी। और ये जो भीमबेटका की गुफाएं हैं इनकी अगर हम खोज की बात करें तो इसका जो श्रेय है भीमबेटका की गुफाओं का ये जाता है विष्णु श्रीधर बाकड़कर को। तो भीमबेटका की गुफाएं, और इनको 2003 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया था? 2003 में। आगे बढ़ते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? तो गुलाम वंश, इसका जो संस्थापक है ये कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। ये एक मध्यकालीन भारत का राजवंश था और इस राजवंश का जो पहला शासक है ये कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। और ये मोहम्मद गौरी का क्या था? गुलाम था। तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया था। तो ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए इसका जो वंश है ये गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट, इनके मिलन स्थल को क्या कहते हैं? यानी कि ये जो दोनों घाट हैं इनको कहते हैं नीलगिरी स्थान पर ये दोनों पॉइंट जो हैं वो मिलते हैं। और नीलगिरी ये क्या है? एक जिला है, तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। और अगर हम ये देखें, ये तमिलनाडु राज्य, ये केरल राज्य, तो ये यहाँ कहीं पे इनका मिलान स्थल है नीलगिरी, जो कि तमिलनाडु राज्य में। ये कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। और ये कौन सा राज्य है? ये केरल राज्य है। तो नीलगिरी जिले में ही नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं जिसका सर्वोच्च जो शिखर है ये है डोडा बेट्टा। क्या? डोडा बेट्टा। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो ये क्या हो जाएंगी? तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। और इसका सर्वोच्च जो चोटी है यानी कि नीलगिरी पहाड़ियों का सबसे ऊंचा जो शिखर है ये डोडा बेट्टा, और इसकी जो ऊंचाई है ये कितनी है? 2637 मीटर। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट जो है ये उत्तरी सरकार या कोरोमंडल तट के नाम से भी जाना जाता है और ये बंगाल की जो खाड़ी है उसके समानांतर है। और ये जो पश्चिमी घाट है ये मालाबार तट या सह्याद्री तट के नाम से भी जाना जाता है। सह्याद्री तट। तो ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि जो पूर्वी तट है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये कौन सा तट है? ये है कोरोमंडल, कोरोमंडल तट। और ये जो पश्चिमी तट है ये सह्याद्री तट या मालाबार तट के नाम से जाना जाता है।
आगे बढ़ते हैं, लावड़ी तथा तमाशा, ये जो लोक नृत्य हैं वो किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये दोनों जो लोक नृत्य हैं ये महाराष्ट्र राज्य के दोनों लोक नृत्य हैं, लावड़ी और तमाशा। अब हम अन्य महत्वपूर्ण नृत्य कुछ देख लेते हैं अन्य राज्यों में। जैसे हम बात करें अगर झूमर की, झूमर और एक क्या है, ये है घूमर, तो दोनों बहुत ही सिमिलर हैं, इसमें डाउट कन्फ्यूजन रहता है। घूमर का जो संबंध है ये राजस्थान से है। किससे है? राजस्थान। और झूमर ये बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल आदि जो राज्य हैं उनमें इस लोक नृत्य का प्रचलन है। तो झूमर और घूमर, घूमर का संबंध किससे है? राजस्थान राज्य से है। चरकुला नृत्य के बारे में अगर हम बात करें, चरकुला, इसका जो संबंध है कहाँ से है? यूपी से है। और यक्षगान, यक्षगान, इसका जो संबंध है यक्षगान का कर्नाटक से है। और राउफ की बात करें, राउफ ये J&K से है। डांडिया और गरबा, इनका संबंध गुजरात से है। गिद्दा और भांगड़ा ये पंजाब से संबंधित हैं। और जो बिहू है, एग्जाम्स में काफ़ी बार देखने को मिलता है बिहू, ये जो लोक नृत्य है इसका संबंध किस राज्य से है? असम राज्य से है। अब हम एक नज़र देख लेते हैं शास्त्रीय नृत्य। तो भारत के जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनकी जो संख्या है वो कितनी है? 8। तो कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें हम बात करेंगे पहले कथक की। कथक का जो संबंध है वो नॉर्थ इंडिया, विशेषकर उत्तर प्रदेश से इसका संबंध है। और सत्रिय जो शास्त्रीय नृत्य है इसका संबंध असम से है। और उड़ीसी शास्त्रीय जो नृत्य है ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी, इसका संबंध आंध्रा से है। और मणिपुरी, इसका संबंध मणिपुर राज्य से है। और तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है कौन सा? भरतनाट्यम। और केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, कौन कौन से? केरल का एक है कथकली, कथकली, और एक दूसरा है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। तो ये 8 जो शास्त्रीय नृत्य हैं इनको ध्यान में रखना है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन, ये किसके दरबारी थे? तो तानसेन ये दरबारी थे अकबर के। तो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, यानी अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, यानी कि तो उसमें जो तानसेन थे इनका जो संबंध है ये संगीत से था। हम जो 9 नवरत्न हैं इनको एक एक करके देख लेते हैं। अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, हकीम हुकाम, मुल्ला दो प्याजा, ये जो 9 थे ये अकबर के दरबार के 9 रत्न थे। तो अबुल फजल, इसने क्या किया था? ये अकबरनामा और आईने अकबरी इसने लिखी थी। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अकबरनामा के रचयिता कौन है? तो ये कौन थे? अबुल फजल। और जो फैजी थे ये अबुल फजल के भाई थे। और तानसेन ये संगीतज्ञ थे और इनका बचपन का नाम था रामतनु पांडे। ये ग्वालियर के रहने वाले थे। तो इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने इनकी याद में तानसेन सम्मान का भी जो है शुरुआत की थी। और बीरबल ये विशेष सलाहकार थे। और राजा टोडरमल का जो संबंध था ये राजस्व और वित्त मंत्री से था, ये वित्त मंत्री थे। और राजा मानसिंह जो थे ये अकबर की सेना के प्रमुख सेनापति थे। और वहीं अगर अब्दुल रहीम खान खाना की बात करें ये कवि थे। और हकीम हुकाम ये अकबर के निजी चिकित्सक थे। और मुल्ला दो प्याजा ये रसोइया थे। और इनकी जो मज़ार है वो मध्य प्रदेश के हरदा ज़िले के हांडिया तहसील में स्थित है। तो इन सभी को आपको ध्यान में रखना है, अकबर के 9 रत्न। आगे बढ़ते हैं, यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो यूनिसेफ इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। इसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें यूनिसेफ की, ये है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसका हेडक्वार्टर अभी बात करी ये न्यूयॉर्क में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। आगे बढ़ते हैं, गेट का जो स्थान है वो WTO ने
1 जनवरी 1995 से लिया। WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पहले इसका जो नाम था क्या था, गेट था। गेट की फुल फॉर्म क्या है, द जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड्स। गेट की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 30 अक्टूबर 1947 को। इसका जो मुख्य कार्य ये क्या है, विश्व व्यापार से संबंधित नियम और कानून को बनाना। गेट का जो रूप है यही क्या है, परिवर्तित होकर इसने WTO ने ले लिया। और WTO ये अस्तित्व में कब आया, 1 जनवरी 1995 को। नेक्स्ट, प्रसिद्ध चीनी यात्री फयान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी। तो जो फयान था चीनी यात्री, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में निम्न में कौन सा चीनी यात्री आया था। तो इसमें फयान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। मनसबदारी प्रथा ये किसने चलाई थी। मनसबदारी जो प्रथा है ये अकबर के शासनकाल में चलाई गई थी। अगला प्रश्न, एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत जो चैत्य हैं ये राष्ट्रकूट काल से संबंधित हैं, यानी कि राष्ट्रकूट जो राजवंश थे उनके समय में एलोरा और एलिफेंटा की जो गुफाओं में शैलकृत चैत्य हैं इनका निर्माण किया गया था। और एलोरा और एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं ये कहाँ स्थित हैं, ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है वहाँ पर स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं, गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था। गुरु तेग बहादुर ये करवाया था औरंगजेब ने। नेक्स्ट, चीन में लाल क्रांति ये कब हुई थी। चीन की जो लाल क्रांति है ये हुई थी 1949 को। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया था। तो करो या मरो, डू और डाई, इसका जो नारा है वो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। ये दिया था मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। इन्होंने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति लोगों को आह्वान करते हुए महात्मा गांधी के द्वारा डू और डाई का नारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, चोल वंश नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। जो चोल वंश था इसकी जो नौसैनिक शक्ति थी ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो चोल वंश अपने नौसैनिक पावर के लिए यानी कि नौसैनिक जो शक्ति थी इसके लिए प्रसिद्ध था। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा जो देश है ये है वेटिकन सिटी। वेटिकन शहर जो है वो यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। ये वेटिकन सिटी क्या है, अपने आप में एक देश है और ये विश्व का सबसे छोटा देश है। इसका अगर हम क्षेत्रफल देखें तो क्षेत्रफल 44 हेक्टेयर है और ये इटली के नगर रोम, इटली का एक नगर है कौन, रोम। तो ये रोम नगर के अंदर ही स्थित है वेटिकन सिटी। और इसमें ईसाई संप्रदाय के सर्वोच्च पंथ गुरु पोप का निवास स्थान है। ये केवल इसमें कौन रहता है, पोप रहते हैं, बाकी इसमें कोई भी पब्लिक या कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है, केवल पोप रहता है। तो ये जो है विश्व का सबसे छोटा देश की श्रेणी में आता है। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से पहले जो अवध है इसकी राजधानी क्या थी। तो अवध का जो क्षेत्र है वो लखनऊ वाला, ये इसकी जो राजधानी पहले जो थी वो फैजाबाद हुआ करती थी। फैजाबाद के बाद जो अवध की राजधानी थी वो स्थानांतरण के बाद क्या कर दी गई, लखनऊ। नागार्जुन सागर श्री स्लैम अभ्यारण्य किस राज्य में है और ये भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। तो नागार्जुन सागर श्री स्लैम अभ्यारण्य जो है वो आंध्र प्रदेश में है और भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। इराक की मुद्रा का नाम क्या है। तो जो दीनार है ये इराक की मुद्रा को क्या कहते हैं, दीनार कहते हैं। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगें कहाँ से होकर नहीं गुजर सकती। तो ध्वनि जो तरंगे रहती हैं वो निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती, यानी कि निर्वात में ये इनका जो चलन है वो नहीं हो सकता। ध्वनि तरंगों को विचरण के लिए यानी कि चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि तरंगें निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती।
नेक्स्ट, ग्रामीण विकास संस्थान यानी कि RDI कहाँ स्थित है? तो ग्रामीण विकास संस्थान जो है वो हैदराबाद में स्थित है। अंतरिक्ष यात्री को जो अंतरिक्ष है ये नीला ना दिखाई देकर कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को जो अंतरिक्ष है ये काला दिखाई देता है। इसका रीज़न ये है कि अंतरिक्ष यात्री आकाश में काफ़ी ऊंचाई पर होते हैं और वहाँ पर कोई भी वायुमंडल उपस्थित नहीं होता है। तो वायुमंडल उपस्थित ना होने के कारण वहाँ पर किसी भी प्रकार का जो प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन की घटना नहीं होती है, जिस कारण आकाश जो है उन्हें नीला नहीं बल्कि कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। बल्ब का जो तंतु होता है, फिलामेंट होता है, ये किस धातु का बना होता है? तो बल्ब का जो तंतु है ये किसका बना रहता है? टंगस्टन का। और हमें हीटर और उसकी बात करें, हीटर की या प्रेस जो आयरन होती है इसका जो तंतु होता है या जो तार होता है ये बना होता है नाइक्रोम का। नाइक्रोम। नेक्स्ट, खून की कमी इसको क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है निम्न हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का जो संबंध है ये किससे है? ब्लड से है। अगर खून की कमी हो जाती है तो उसमें एनीमिया रोग या रक्त अल्पता हो जाता है। तो खून की कमी ये निम्न हीमोग्लोबिन को दर्शाता है। रक्त दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर को नापने वाली जो मशीन होती है इसको कहते हैं स्फग्मोमैनोमीटर। और जो हृदय की धड़कन को सुनने के लिए जो डॉक्टर कान में लगाकर एक उपकरण का प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप। तो इसकी मदद से डॉक्टर क्या होता है? हृदय की जो धड़कन होती है उसको सुनते हैं और ब्लड प्रेशर को नापने के लिए स्फग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कपास के लिए किस प्रकार की जो मिट्टी है ये आदर्श मिट्टी कहलाती है? तो कपास के लिए काली मिट्टी या इसका अन्य नाम है रेगड़ मिट्टी। रेगड़ मिट्टी ये उपयुक्त मानी जाती है, ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती, काली मिट्टी या रेगड़ मिट्टी। BD सावरकर ने 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा जाता है। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम किसने कहा था? तो ये कहा गया था BD सावरकर के द्वारा। भारतीय संविधान में सरकार का जो संसदीय रूप है ये किस देश से लिया गया है? संसद का जो प्रावधान है ये ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट, पूना समझौता का जो लक्ष्य है वो निचली जातियों का प्रतिनिधित्व देना था। पूना समझौता किस किस के बीच हुआ था? पूना समझौता जो है ये हुआ था महात्मा गांधी और VR अम्बेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 को यरबदा की जेल में, जो कि पुणे में स्थित है। तो इसीलिए इसको पूना पैक्ट या पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो संबंध है ये महात्मा गांधी और VR अम्बेडकर से है, क्योंकि उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, इसीलिए इसको पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन लेता है? ये लेता है प्रधानमंत्री, यानी कि प्रधानमंत्री के विवेक पर आधारित होता है और वह डिसाइड करता है कि उसका जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है वो कितना बड़ा या उसमें कितने मेंबर्स रहने चाहिए। टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली जो बॉल गेंद होती है इसका वजन होता है 5.50 ऑन्स। अगला प्रश्न, चीन में लाल क्रांति जो हुई थी उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? माओ त्से तुंग। तो चीन की जो लाल क्रांति थी उसका नेतृत्व किया था माओ त्से तुंग ने। विश्व में सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान है वो अफ्रीका का कौन सा है? सहारा क्षेत्र है। अगला प्रश्न, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी झील है? तो विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है ये है सुपीरियर झील। तो मीठे पानी की सुपीरियर झील ये अमेरिका में स्थित है।
और वहीं अगर पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे बड़ी झील, यहाँ पे अगर मीठे पानी की झील ना लगाकर विश्व की सबसे बड़ी झील, तो ये हो जाएगी कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर ये सबसे बड़ी झील है और ये सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है। लेकिन अगर वहीं हम मीठे पानी की झील की बात करें तो ये हो जाती है सुपीरियर झील। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, या विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर जो कि रूस में स्थित है, और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील ये सुपीरियर झील है। अब वहीं अगर हम भारत की बात करें कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील ये है बुलर झील। भारत की बुलर लेक हो जाएगी जो कि J&K में स्थित है। और विश्व की सबसे गहरी झील की बात करें तो ये कौन सी है, बैकाल लेक है जो कि रशिया में स्थित है। और झील के अंदर झील ये हो जाएगी मेनीटो झील, ये कनाडा में स्थित है। ये झील के अंदर झील है और सर्वाधिक ऊंचाई पर नौकायन झील ये टिटीकाका के नाम से जानी जाती है। कौन सी, टिटीकाका। टिटीकाका ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो ध्यान में रखना है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील ये हो जाएगी सुपीरियर झील, और विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, या विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर। आगे बढ़ते हैं। सिकंदर की जो मृत्यु है वो कहाँ हुई थी, तो सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। नेक्स्ट, विटामिन ए किसके लिए अच्छा होता है, तो विटामिन जो ए है ये आँखों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। और विटामिन ए इसका जो रासायनिक नाम है ये क्या है, रेटिनॉल। और इसके हम मुख्य स्रोत की बात करें तो ये गाजर, पपीता, फिश, मिल्क, एग्स और हरी साग सब्जियों में विटामिन ए जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि आँखों के लिए एक अच्छा विटामिन होता है। और इसका रासायनिक नाम ध्यान में रखना है, कौन सा होता है, रेटिनॉल। गीत सेठी का संबंध किस खेल से है, तो गीत सेठी इनका जो संबंध है ये बिलियर्ड्स से है। तो एग्जाम्स में गेम्स और उनसे संबंधित खिलाड़ी इनका 1 या 2 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, तो विटामिन B12 इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इसका जो रासायनिक नेम है ये क्या है, कोबालमीन है। और अगर हम पानी में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन देखें तो ये भी एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है कि पानी में घुलनशील, पानी में और वसा में। तो पानी में घुलनशील जो विटामिन है वो 2 हैं, कौन कौन से, विटामिन बी और विटामिन सी। जो विटामिन बी है ये क्या, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की फॉर्म्स में पाया जाता है, जैसे B1, B2, B3, B6, B12, B5। और वसा में घुलनशील जो विटामिन है ये 4 विटामिन हैं, कौन कौन से, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि निम्न में कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, या निम्न में कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। तो पानी में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी, और वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए, डी, ई, के। आगे बढ़ते हैं। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो डायनामाइट इसमें पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट ये क्या है, एक विस्फोटक पदार्थ है। इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। राज्यसभा की 1/3 जगहों को, यानी कि 1/3 जगहों को भरने के लिए प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल पर चुनाव कराया जाता है। जो राज्यसभा होती है इसका जो कार्यकाल होता है ये कितना होता है, 6 ईयर का होता है। यानी कि हर 2 वर्ष के बाद इसके जो 1/3 मेंबर्स होते हैं ये क्या है, रिटायर हो जाते हैं और नए रिक्रूट कर लिए जाते हैं। तो राज्यसभा ये कभी भी क्या है, पूरी तरह से विघटित नहीं होती है। हर 2 वर्ष के बाद 1/3 मेंबर्स चले जाते हैं और 1/3 उनकी जगह पर नए मेंबर्स आ जाते हैं। अगला प्रश्न, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व एड्स दिवस ये प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो एड्स के प्रति जागरूकता फैलाना है।
अगला प्रश्न है पीट संप्रास का जो संबंध है वो किस खेल से? तो पीट संप्रास ये अमेरिका के फॉर्मर प्लेयर हैं, एक टेनिस खिलाड़ी हैं। तो इनका जो संबंध है ये किससे है? टेनिस से है। तो खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल, ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। आवेश की मात्रा का जो मात्रक है ये क्या होता है? तो आवेश क्या होता है? आवेश इसका अगर हम एसआई मात्रक देखें तो एसआई मात्रक ये क्या होता है? कूलॉम भी होता है इसका, कूलॉम। और एक जो मात्रक है ये क्या है? एम्पियर इंटू सेकेंड। अगर हम फॉर्मूला इसका देखें आवेश, Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी। आई क्या है? ये करंट है, करंट का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और T टाइम है, और टाइम का जो मात्रक है, अगर हम एमकेएस मात्रक देखें तो एम्पियर, करंट का एम्पियर है और टाइम का क्या है? सेकंड है। तो इसका आवेश का जो मात्रक हो जाएगा वो एम्पियर इंटू सेकेंड या कूलाम भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना का नया आधार गीत कौन सा है? मेरा भारत महान। अगला प्रश्न, द मेकिंग ऑफ द महात्मा, ये जो फिल्म है इसके निर्देशक कौन थे? तो द मेकिंग ऑफ द महात्मा श्याम बेनेगल। फलीदार पौधों की जड़ में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? जो फलीदार पौधे होते हैं जैसे दालें वगैरह हो गई, इनकी जो जड़ें होती हैं इसमें राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। अगला प्रश्न, आयरन या लौह तत्व की कमी से शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? तो लौह या आयरन की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो इससे रक्त अल्पता या एनीमिया रोग हो जाता है। सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की जाती है? तो संसद के दोनों सदनों की, तो संसद का जो अभिप्राय है यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा से है। इन दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, और इसकी जो अध्यक्षता होती है उसका जो मुख्य अध्यक्ष किसके द्वारा की जाती है? जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वही संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ओपन स्काई जो पॉलिसी होती है इसका संबंध किससे है? ये विमान सेवाओं को अनुमति प्रदान करता है, यानी कि इस पॉलिसी में विमान के उड़ाने से संबंधित जो एरिया या क्षेत्र होते हैं वो ओपन स्काई पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं। चमगादड़ एक क्या है? स्तनधारी है। तो चमगादड़ एक क्या है? स्तनधारी, मैमल्स की कैटेगरी में आता है। सातवाहन का जो संबंध है वो आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र से है। तो सातवाहन वंश। शुंग वंश की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो शुंग वंश, इसका जो संस्थापक था ये थे कौन? पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई। कल्हणकृत राजतरंगिणी जो है वो कश्मीर का इतिहास है। ऐसा पूछा जाता है कि कश्मीर का इतिहास निम्न में से किसमें वर्णित है? तो जो राजतरंगिणी है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी कल्हण के द्वारा। तो कल्हण के द्वारा कृत या कल्हणकृत राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास को बताती है। अगला प्रश्न, बाघ गुफाएं या बाघ गुफा ये धार जिले के नाय गांव में स्थित है जो कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऐसा पूछा जाता है कि बाघ गुफाओं का जो संबंध है वो किस राज्य से है या मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इनका जो संबंध है वो मध्य प्रदेश से है, और मध्य प्रदेश के धार जिले में इनकी स्थिति है, और ये भित्ति मतलब दीवार चित्रों के लिए प्रसिद्ध है बाघ गुफाएं। महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर को राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। तो महाबलीपुरम इनके रॉक कट मंदिर को राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। कवि हरिसेन ये किसके दरबार में थे? तो कवि हरिसेन का जो संबंध है वो समुद्रगुप्त, राजा समुद्रगुप्त के दरबार से है। होयसल शैली का प्रसिद्ध जो मंदिर है वो कहाँ है? हैलेवीड में स्थित है। तो हैलेवीड ये क्या है? होयसल राजवंश की कभी राजधानी हुआ करता था, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित एक शहर है, और इसके जो राजा हुआ करते थे विष्णुवर्धन, इनके द्वारा ये होयसल राजवंश के एक राजा हुआ करते थे, इन्होंने ही हैलेवीड मंदिरों का निर्माण कराया,
और ये जो शैली है इसीलिए होयसल शैली के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं ये फेमस हैं। तो ये ध्यान में रखना है कहाँ स्थित हैं। ये कर्नाटक राज्य के हैलेबीड शहर में स्थित हैं और इनका जो निर्माण है वो राजा विष्णुवर्धन के द्वारा यानी कि होयसलों के द्वारा करवाया गया था। नवरत्नों का संबंध किससे है? तो जो नवरत्न थे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि जो नवरत्न थे ये अकबर के दरबार में रहते थे, यानी कि ये 9 लोग थे जिसका जो संबंध है, नवरत्न जो शब्द है इसका संबंध अकबर के दरबारियों से है। आगे बढ़ते हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र ये लिखा गया है विष्णु शर्मा के द्वारा। अगला है ओजोन पारा और चांदी इन दोनों को प्रभावित करती है। ध्वनि की जो इकाई है वो क्या है? ऐसा ऑप्शन आएगा। तो ध्वनि डेसिबल जो है वो ध्वनि के इकाई मापने की एक इकाई है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl में ऑक्सीजन नहीं होता। अगर HCl में अगर हम देखें तो इसमें क्या है, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, ये 2 आयन से मिलकर बना हुआ है, तो इसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है। मूंगफली में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो मूंगफली में जो विटामिन B1 है ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। काला पैगोडा ये कहाँ स्थित है? तो काला पैगोडा जो है वो कोणार्क में स्थित है और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये प्रसिद्ध है, जैसा कि कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही काला पैगोडा कहा जाता है और ये उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। और इस मंदिर का जो श्रेय है बनाने का ये दिया जाता है नरसिंहदेव प्रथम को। और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसको यूनेस्को ने 1984 में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया था। और इसको 10 रुपये के नोट पर आप प्रिंट देख सकते हैं, यानी कि 10 रुपये का जो नोट है वर्तमान में उसके पीछे कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है चित्रित किया गया है। इसका जो श्रेय है वो राजा प्रथम नरसिंहदेव को दिया जाता है, काला पैगोडा या कोणार्क के सूर्य मंदिर के निर्माण का। आगे बढ़ते हैं। तिराना किस देश की राजधानी है? तो जो तिराना है ये अल्बानिया की राजधानी है। भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक, जो लड़ाकू टैंक है ये अर्जुन को लड़ाकू टैंक के रूप में देखा जाता है। गुगली शब्द का जो संबंध है वो किस खेल से है? तो गुगली का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। ग्रैंड स्लैम का संबंध किस खेल से है? तो ग्रैंड स्लैम इसका जो संबंध है वो लॉन टेनिस से है। और ग्रैंड स्लैम जो साल में होते हैं ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, पहला हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, और जो चौथा होता है ये होता है US ओपन। तो इनका जो क्रम है वो इसी आधार पर होता है। सबसे पहले साल का पहला जो ग्रैंड स्लैम होता है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, दूसरे नंबर पे फ्रेंच ओपन आता है, तीसरा विंबलडन और चौथा जो क्रम होता है इसका US ओपन होता है। तो एग्जाम्स में ऐसा पूछा जाता है कि वर्ष का अंतिम ग्रैंड स्लैम कौन सा है? तो निम्न में जो अंतिम हो जाएगा ये इसका सही ऑप्शन होगा US ओपन। और पूछ लिया जाता है कि दूसरा ग्रैंड स्लैम कौन सा है? तो वर्ष में खेले जाने वाला जो दूसरा ग्रैंड स्लैम होता है ये फ्रेंच ओपन होता है और पहला कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो जो चारों ग्रैंड स्लैम्स हैं इनका जो संबंध है वो लॉन टेनिस से है। आगे बढ़ते हैं। चौहान वंश का अंतिम शासक ये कौन था? पृथ्वीराज III था। कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर वहाँ 100 वर्षों तक राज्य किया था, यानी कि कुषाणों के द्वारा जो उत्तर और पश्चिम भारत था उसको जीतकर वहाँ तक कुषाणों का जो राजवंश था उन्होंने 100 साल तक राज किया। इंसुलिन की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? इंसुलिन जो हार्मोन है, इंसुलिन की जो खोज की गई थी ये की गई थी बेंटिक एवं बेस्ट के द्वारा। विश्व पर्यटन दिवस ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।